बारे में 4 सेंटेंस कहें। कोई नहीं करा, जल्दी डायरी चेक करेगा, चिट्ठी कटवानी पड़ेगी। लेसन प्लान में एक्चुअली आप अपनी डायरी में जो चढ़ाते हैं वो ईमानदारी से जो रिसेंटली आपने चढ़ाया हो अपनी टीचर डायरी में वो बताओ। तो एक्चुअली टॉपिक ही चढ़ाते हैं लेसन प्लानिंग में, जैसे चढ़ाया वैसे बताना है, बोल के लगभग कोई पार्ट तो याद वही सर। जैसे डेट लिखते हैं, डेट लिखने के बाद जो नेक्स्ट 2 लाइनें होती है उसमें टॉपिक का नाम लिखते हैं कि आज ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और उसके अगले जो रिमार्क्स का होता है वो होमवर्क वगैरह के लिए। टॉपिक में आज जैसे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का जो है, हाँ जो भी था, हाँ, ये मैं आ गया, पढ़ाया गया जी, पढ़ाया जाएगा कि पहले लिखना है। कुछ लोग एडवांस में लिखते हैं, इससे पढ़ाया गया जी सर। आगे चलिए। दोनों थी। उसके बाद नेक्स्ट होता है उसमें होमवर्क दिया जाएगा, ये वाला आज नेक्स्ट कॉलम होता है कि इस टॉपिक के ऊपर होमवर्क दिया जाएगा। आगे कॉलम है, कोई बात नहीं, मैं ये टाइटल लिख रहा हूँ, वहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। होमवर्क देते हैं। होमवर्क में क्या लिखते हैं? ये गृह कार्य दिया गया और भी कुछ लिखते हैं सर। और जी मैडम। Sir, I want to tell the truth. I was teaching in a private school. At the time, we were writing in a different way planning. Which way was that? In Ideal School, Chuchuwas, near to Jagat. Sir, at that time, we were writing different way. That at first, we have to write the object of the lesson, and then the historical background of that lesson. Lesson plan. Object of The lesson. lesson And the historical background of that lesson. objective of lesson. Objective. चलिए कोई बात नहीं Yes, sir. जी। And what are the basic difficult points? Difficult Difficult points. words you can say. Difficult words. Yes, sir. We are going to give focus on that word. Okay जी। But especially I have seen in government schools, it's totally different. That this chapter we are going to start this and question answer also. वो लोग ये कह रहे हैं वो लेसन प्लान होता है जो आप बात कर रहे हो। डायरी बना के लिखते हैं। Yes, yes. डायरी अलग चीज है, लेसन प्लान अलग हम चीज है। लेसन प्लान बनाते हैं कि नहीं? नहीं, सभी नहीं बनाते। लेसन प्लान नहीं बनाते। आपके टीचर से बनता होगा हमारे। नहीं सर, एक्चुअली उसमें ऑब्जेक्ट लेसन प्लान में और उसमें हम ऑब्जेक्ट उसी में इंक्लूड करते थे। ये सर डेली एक पेज रहेगा आपका। कोई और ऐड करना चाहेगा? और क्या है? ये नहीं कहना कि ये करना चाहिए जो आपने किया है। सर लेसन प्लान जो होते हैं सर वो तो बिफोर हैंड बना दिए जाते सर हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, राजेश की एक कलाकारी बताता हूँ, पूछता है बताओ मेरे कितने कान हैं? 2 हैं। दोनों से मैं एक ही चीज सुन सकता हूँ, ये पता है क्या? तो हम एक आदमी को सुनेंगे एक बार। सर इसको कितना एक्सपेंड कर दो, ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, स्पेसिफिक हो आप समझ लेंगे सर। तो करो हो बता दो, सही है क्या? वो तो बाबा जी बताओगे फिर और बारे करना तो ये पैसे होते थे, वॉइस विल बी डन राइट एंड लर्न होमवर्क में बस इतना ही। ठीक है। कोई और किसी को ऐड करना है क्या? क्या सर चार्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट अपन तैयार करता हूँ मैं। क्या 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 जैसे अभी कल ही वॉइस करवा के आया हूँ जी। तो उससे रिलेटेड पहले 5 स्टेप्स जी। हाउ कैन वी चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। उसका चार्ट तैयार कर लिया पहले। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं, इनका चार्ट बना लिया, हाँ जी। वो इनकी प्लानिंग में। चलिए, तो मोटा मोटा खाका हमारे पास है। आज हम इससे कुछ अलग देखेंगे कि एक लेसन को प्लान करने का मतलब क्या है, पाठ योजना बनाने का मतलब क्या है। एक और सॉरी एक और बता दूँ सर मैं, जैसे कोई लेसन होता रेयरली है, वो बहुत मतलब बीच में कभी महीने में 2 बार 3 बार, जैसे मैंने कोई चैप्टर तैयार करना है तो उससे पहले दिन जिस दिन टाइम मिलता है तो उस चैप्टर के बारे में सोचता हूँ मैं भी आज इस लेसन को स्टार्ट कैसे करूँ। सीधा ये ना कह करके भी आज हम फलाना लेसन करेंगे, पहले बच्चे से कोई कहानी टाइप बात कर लेते हैं, धीरे धीरे क्या उसको लिखते हैं क्या? हाँ जी लिखते हैं। हाँ जी, उससे तैयारी करते हैं। नहीं कोई चुटकुला वगैरह कहानी छोटी उससे रिलेटेड आप लिखते हैं क्या? हाँ लिख करके सर होता है।
वो जो अपने वर्बली यादें हैं सर कहानियाँ, तो एक प्लान तैयार कर लिया कि मैंने इस रिलेटेड इस कहानी को स्टार्ट करना है, ठीक है, वो डायरी में मेंशन कर दिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद जाकर के उस कहानी से वो तो याद ही होती है सर, कहानी तो बातें करते करते उस कहानी पे आ जाते हैं। भाई 2 जने इन भाई छोड़ो मेरे लेक्चर में लगा देंगे वो बताऊं मैं वो आपको सारा कर ये एक पॉइंट था जो इसके बीच में आएगा। अब हम थोड़ा समय बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, ये तो आपने देख लिया कि हम अमूमन क्या करते रहते हैं। एक टीचर क्लास के अंदर किसी पाठ को पढ़ाने से पहले की पूर्व की क्या तैयारियां करता है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ शिक्षाविदों ने क्या बताया है कि तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरा पढ़ा हुआ और समझा हुआ तो है, लेकिन बनाया हुआ मेरा नहीं है। आई डोंट क्लेम टू बी द ऑथर और प्रोपाउंडर ऑफ दिस थिंग, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि इससे फायदा होता है। जहाँ तक अभी तक हमने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में किया, इसका काफी फायदा मिला है टीचर से फीडबैक में कि हाँ ये करने से फायदा। अभी अभी हमने यहाँ पे वर्ड लिखा था KVS, क्या क्या था इसका मतलब? नॉलेज वैल्यू एंड स्किल्स। नॉलेज वैल्यू एंड स्किल्स। पहला प्रश्न ये है मेरा कि पाठ को पढ़ाने से पहले XYZ कोई पाठ है, क्या हमारे दिमाग में ये होता है कि इस पाठ में, किसी भी पाठ में, क्योंकि शिक्षा का खुद का मूल उद्देश्य है 3 चीजें प्रदान करना। केवल नॉलेज प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। लिटरेसी हो सकती है, एजुकेशन नहीं। लिटरेसी के अंदर लिटरेरी स्किल्स हैं, अरिथमेटिक या 3 R's का फार्मूला, जो कुछ सिखाना है वो सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, बच्चे को शिक्षित करने की बात करते हैं, तो फिर ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी पोएट्री को, किसी प्रोज को, किसी मैथमेटिकल सम को, किसी साइंटिफिक थ्योरी को, किसी भी चीज को पढ़ाने के पीछे ये तीनों लक्ष्य हमेशा एक साथ रहते हैं। अगर टीचर को ये पता है कि इस पाठ में ये चीजें कहाँ हैं, तो वो उसको डिलीवर कर सकता है, केटर कर सकता है। अगर टीचर को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई पाठ किसी किताब के अंदर इस तरह टाइटल्ड नहीं होता है कि अब ये पढ़ाएं, इससे आपको क्या देनी है बच्चों को? नॉलेज। ये पैरा नंबर 1, 5, 3, 7, फिर कहेंगे कि इन पैरों में आपको वैल्यू, ऐसा नहीं है पाठ। तो फिर कैसा है? तो हम 5 मिनट में ये देखते हैं कि पाठ कहाँ से आता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पाठ कहाँ से आता है। अगर मैं ये कहूं कि एवरी लेसन कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड आई एम राइटिंग डेलिबरेटली, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। अब आप ये कह सकते हैं जी फला क्लास का मैरिज प्रपोजल तो इंडिया का कौन ही, वो तो और कितनी घटना है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर किसी क्लास के अंदर, किसी पाठ्य पुस्तक के अंदर कोई भी पाठ है, कोई भी कविता है, तो भारत के संविधान से आ रही है। आप एग्री करते हैं क्या? करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? किनको संशय है कि नहीं समझ में आया कैसे आती है? अगर हम ईमानदार रहेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे आपस में। तो कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे पाठ संविधान से कैसे आते हैं? संविधान में तो पाठ नहीं है। जिन्होंने लॉ की है उन्होंने देखा होगा उसके अंदर दृष्टिकोण नहीं है, देखा होगा प्रस्ताव भी नहीं है। तो फिर हम किस बेसिस पे कह रहे हैं दैट एवरी चैप्टर, वेदर इट इज अ पोएम और इट इज अ प्रोज, इट इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी, why do we educate the people? Is it necessary to educate the people? What? There have been generations so far who were not educated, did not have any formal education, any literacy, and they have been living, they have a very glorious past. They were living a very dignified and a fruitful life also. How can you say? On another part, when we talk about the glorious past and when we go beyond that, when we were living in the caves, we were hunters and gatherers, that time we say कोई चिंता नहीं थी यार, कोई फिक्र नहीं, जानवर बड़े मजे में रहे। आज एक सेकंड, आज क्या समस्या है? पढ़ाई की वजह से जितनी समस्याएं पढ़ाई की वजह से आ गई, पढ़ाई ने तकनीकी लाई, तकनीकी अभिशाप या वरदान, विज्ञान वरदान या सब कुछ इससे आ गया। मान लो जब पढ़ाई नहीं होती तो हमारे बालक कितने सुखी हो गए।
अभी कोई वीडियो वायरल हो रही थी एक छोटी सी बच्ची की, वो माथा पीट पीट के कह रही है कि क्या क्या बकवास कर रखा है मोदी जी को भी देख। वो कह रही है सुबह उठना 7:30 बजे उठना, फिर स्कूल में जाना, फिर ट्यूशन पे जाना, रेल बांध रखी है उसने। बच्चे सच में आतंकित हैं यार पढ़ाई से। तो फिर या तो पढ़ाई में गड़बड़ है। हम क्लास के अंदर थोड़ा सा रुकेंगे। मैं रात में रट्टे मार रखे राजेश वक्त आप ले रहा मैं भूल जा रहा है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं फ्लो में बात जो कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो हम जब क्लास में जाके पूछते हैं पढ़ना किस किस को अच्छा लगता है, सारे बच्चा। फिर मैंने वो अच्छा लगने का मतलब कसुता जी कर रहे चलो भाई पढ़ लो, मैं एक बार पढ़ लूँ, बड़ा पढ़ लो, इतना ऐसा करता है क्या कोई? मिठाई के बारे में तो करता है, फुर्चन खाने के बारे में तो करे। आपने कभी करा है क्या ऐसा? हम सब पढ़ने के लिए नहीं बने, सच्ची बात। हम पढ़ने के लिए नहीं बने भाई, हमारी मजबूरी हो गई पढ़ना लिखना, क्योंकि संप्रेषण का एक माध्यम आ गया और संप्रेषण के अंदर बहुत सारी तकनीकी, बहुत सारे विज्ञान, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे स्किल्स हम संप्रेषित करते हैं और एक दूसरे से मिलना पॉसिबल नहीं है करोड़ों की संख्या में। तो हमने एक इजाद कर ली तकनीक कि ये हमने सिंबल बना लिए हैं, रिटन या स्पोकन, इनके द्वारा हम संप्रेषित किया करेंगे और फास्ट कम्युनिकेशन है वो हम इजाद कर रहे हैं इंटरनेट की फॉर्म। तो ये मजबूरी है। तो फिर इंसान पढ़ने के लिए नहीं बना है तो फिर पढ़ रहा है। अब अगर वो बिना ही इच्छा के, दो चीजें अगर हम देखें कि इंटेंट और इंटरेस्ट है क्या, तो आप डीपली जब सोचेंगे तो पाएंगे शायद कोई मजबूरी है। इस मॉड्यूल में पढ़ के किसी के गूज बन पाओगे रात में, पढ़ लो इसने। हाँ, had it been a different kind of book of blue color, hope you understand, आप रजाई में मोबाइल जला के पढ़ लेते, लेकिन ये तो ग्रीन है, इसको कोई नहीं पढ़ने वाला। क्यों पढ़ेंगे? मजबूरी। क्यों? कल जाकर 8 दिन तक वो मास्टर के माथा मारना, यह मजबूरी है सच्ची में। क्योंकि आगे क्योंकि किसी ने अंगद खना दिए, ये बैग आ गया मॉड्यूल, ये नहीं रखा तो फंसेंगे, उड़े बेइज्जती होगी, रोज सवाल। इस मजबूरी में कुछ पागल मिलेंगे आपको जो इस मजबूरी में नहीं पढ़ते, वो बहुत विरले हैं। आप पूरे इंडिया का पूरा अब तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, 1900 मेरे ख्याल में 1 में नोबेल प्राइज शुरू हो गए थे भाई, मैं ठीक से याद नहीं रख पाता हूँ, 1901 में शुरू हो गए थे। पहला नोबेल प्राइज इंडिया के अंदर 1913 में मिला था, किसने? आर.एन. टैगोर ने। उसके पास गिने हैं कितने लाए यहाँ पर? अपा कति अपने मानस लाए हो, न्यू उड़ा बैठ के कोई ले रहा है। 5 ई-वेक छठा मिला है, 6 जिसमें एक आदमी ऐसा था जो दोनों ओढ़ने था, हाइब्रिड का आदमी, उसने और भी कोई नहीं मारा, 5.5 लाख। यार 1 सदी बीतने से ऊपर हो गया समय, हम टोटल जो आज तक 587 नोबेल प्राइज बटे, उसमें से 5.5 ही ले पाए क्या? क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें ऐसा नहीं बनाती कि हम मौलिक विचार पैदा कर पाए? हम सब पीएचडी गढ़े होंगे मेरे गिराव, हमने पीएचडी ते पीएचडी करी है, थीसिस ते थीसिस लिखे, किताबा ते किताब लिख लग रहे, गाने ते गाने बना ला। समझो इस बात में, वी आर कॉपीकैट्स। कुछ पार्शली हैं, कुछ कंप्लीटली हैं, ओरिजिनल हैं, उनको जमाना जो है ढूंढता है, उनको ऑनर भी करता है, वो थोड़े। मैं मान के चालू हूं कि ये काफी हद तक ट्रांसपेरेंट मामला है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा घपला नहीं होता, एक आधे का तो बड़ा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी प्रमुख अमूलचूल फर्क लाने वाली खामी रह गई, जिसके कारण मूल चिंतन और जो क्रिएटिव थिंकिंग है, रचनात्मकता है, वो क्यों नहीं आ रही? मेरे हिसाब से इसलिए नहीं आ, कि हमें नहीं पता है कि where do the lessons come from, why we are doing these lessons, what is the fun of having this lesson in my textbook. Now when I read many textbooks, for example I was reading the 8th class workbook, I saw some मैं ये सोच रहा था ये क्यों है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो मुझे हमेशा याद आती है, ए सिल्वर फ्लैश इन द समर स्काई एन एरोप्लेन इज पासिंग बाय।
क्या हो गया इससे? क्या बढ़ गया इससे? इसने देसी में दादी क्या करती, दादी यो के जा चमकता रात में, बोला सो जा बेटा, काग बीड़ी लाए जाता होगा। वह भी इतनी बढ़िया कविता है। इससे क्या होगा? विचार। बहुत बार ऐसा लगता है कि बेकार की चीज है, लेकिन क्या ये ऐसे ही आ जाता है? इसको हम अगर समझ लें तो पता लग जाएगा कि कैसे आती है, क्यों आती है। तो मैं वापस लौट रहा हूं स्टेटमेंट पे कि एवरी लेसन, एवरी पोएट्री, एवरी सम, एवरी थ्योरम is coming from the Constitution of India, because the Constitution guarantees us that we will give certain liberties to all the natives of India so that he or she can live a dignified life. और कोहेसिव जो लिविंग है, कोहेसिव क्या कहते हैं, सौहार्दपूर्ण मिलजुल कर रहने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिले। ये आप प्रियम्बल में देख पाएंगे, 5 या 6 वैल्यूज उसके अंदर आप निकाल सकते हैं। फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग एंड एक्ट है, बहुत तरह की चीजें उसके अंदर, वो 5-6 आप देख सकते हैं, वो उसके अंदर है। इसलिए पाठ आ गए क्या ना, उसके हिसाब से क्या करते हैं। अभी एक नया ड्राफ्ट घूम रहा है, मेरे ख्याल में 6ठा ड्राफ्ट आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट 6ठा-7वां आ गया है। क्या है, कैसे बनती है पॉलिसी? नीति जो है, पॉलिसी जो है, वो इससे बनती है। नीति किससे बनती है? संविधान से। Had it been a theosophical society, theosophical को इंग्लिश क्या कहते हैं? रिलीजियस, धार्मिक, जैसे पोप का वो एक छोटा कंट्री है, कौन सा है? वेटिकन सिटी। वो कैसी सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। Had it been कोरिया, कौन सा कोरिया? दक्षिण किम जोंग वाला कोरिया, उत्तरी नॉर्थ साउथ बनाओ, कितने उड़ बैठ जाए, उसका कुछ नहीं होगा। Had it been autocratic setup, had it been a tribe, that is also a society, ना? उसके अंदर भी क्या आप उसका संविधान लिखने बैठ जाए उनसे पूछ के, तो क्या वही वैल्यूज लिखी होती प्रियम्बल के अंदर के सबके लिए न्याय, सबको समानता, भ्रातृभाव, गरिमापूर्ण जीवन और ये और वो लिखी मिलेंगी? क्या नहीं मिलेगी। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये वहां लिखी हुई है, इसके बेस करके पॉलिसी बनाई जाती है कि अगर हम अपने नागरिकों को ये सब चीजें प्रदान करना चाहते हैं, ये स्वतंत्रताएं, ये सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो फिर कुछ कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, व्यापक कार्यक्रम, जिससे सबको ये एंश्योर हो। क्या व्यापक कार्यक्रम चलाएं? अगर हम ये कहें कि नोटिफाई करके छोड़ दें कि सबको ये 5 लिबर्टीज मिलेंगी, ये 5 फायदे मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, तो क्या होता अगर फॉर्मल एजुकेशन ना होता? कुछ लोग तो उसको पढ़ पाते, कुछ लोग उसको नहीं पढ़ पाते। 2 ही कैटेगरी होती है, जो पढ़ पाते वो उसको पढ़ के समझ के उसका लाभ अपने हिसाब से उठाते, और जो नहीं पढ़ पाते उनको हाशिए पर धकेल देते और सारा लाभ खुद लेते। क्योंकि इंसान मूलतः, इंसान ही नहीं प्राणी, जो उच्चतर प्राणी है, मूलतः अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, बाद में दूसरे। अगर ऐसा होता तो फिर क्या हो जाता, और फिर जिस भ्रातृभाव सौहार्दपूर्ण सोसाइटी की बात हमारा संविधान करता है वो नहीं आता। तो फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, उसकी एक पॉलिसी बनती है, वो अपनी पावर, अपनी वैल्यूज कहां से ड्रॉ कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से, और इससे बाहर नहीं जा सकती। कोई किताब ये नहीं कह सकती है कि इस बच्चे को इस पाठ में ये मार्काट वाले पाठ डाल दो ताकि ये मार्काट सीख जाए। आपने गणित के सवालों में भी देखा होगा, तो ऐसे सवाल तो मिलेंगे, यदि राम 5 रुपए में 2 केले लेके आता है तो 10 रुपए में कितने केले लगे? आपने कभी स्टेटमेंट में रावण सुना है कि यदि रावण 3 अनुमान के 3 उनको मारता है साथियों को 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितनों को मारे? ये मारने काटने वाली वैल्यूलेस चीजें हैं क्या किसी सम में, स्टेटमेंट में? ये क्या कर रहे हैं? इन सम स्टेटमेंट से भी केवल गिनती नहीं सिखा रहे हैं, एक वैल्यू चुपचाप अंदर से खा रहे हैं। उसको 12-15 साल लगातार पढ़ते पढ़ते हम अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि मोरालिटी और मूल्य किताबों में सीधे लिखकर याद कराने की चीज नहीं है, ये हम इम्बाइब करते हैं। वातावरण के अंदर है तो हम उसको सोख लेंगे, नहीं है तो नहीं सोखेंगे।
हम बहुत बार ऐसी बात करते हैं कि बच्चे को जो है पीट पीट के कहो कि सही आचरण ऐसा और ऐसा करना चाहिए। हम दीवारों पे लिखते हैं झूठ बोलना पाप है, चोरी करना बुरी बला है, या झूठ बोलना बुरी बला है, पाप है, कुछ भी लिख लीजिए। क्या उससे सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं? मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे पूछता हूं, एक 6ठी क्लास के बच्चे को आपने ये सिखा दिया कि ये क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पढ़िए कोई क्या लिखा मैंने, अंग्रेजी ना फंस रहा हूँ, अंग्रेजी में भी लिखूंगा। अगर ये है, यही है क्या, लालच बुरी बला या अभिशाप, उस 6ठी के बच्चे ने इसको पढ़ना सीख लिया, वो जहां आप लिखते हैं वो इसको पढ़ के बता देता है क्या बेटे ये लालच बुरी बला है। अंग्रेजी भी करना जानता है, ग्रीड इज कर्स, इसको उल्टी तरफ भी पढ़ देता है, कर्स इज ग्रीड है बला बुरी लालच, इसको लिख भी देता है। और एग्जाम में जब आएगा कि लालच बुरी डैश है तो बला भर देगा, लालच डैश बला है तो बुरी भर देगा, लालच बुरी बला डैश है तो है भर देगा, और बुरी बला है तो लालच भर देगा। हर तरह से मूल्यांकन करने के बाद आप पाते हैं कि बच्चे ने इसको सीख लिया। गारंटी है क्या बच्चा जिंदगी में लालच नहीं करेगा? नो। तो फिर वैल्यूज ऐसे नहीं आती। Values are caught, not taught. ये हम जानते भी हैं, कहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, क्या सच में हम वैल्यू पे काम करते हैं ईमानदारी से? वैल्यू सर एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाती है वैल्यू। तो ठीक है सर, मैं ओके मैं क्लियर कर देता हूं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो एनवायरनमेंट विद इन द पेरिफेरी ऑफ अ स्कूल। डू वी provide such a micro environment to our students in the school itself where they can imbibe the values and moralities? Do we do? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. we do in I do. school environment. Do we generally do it? Let me rephrase. It's not about one individual or one school or one district or one state. I'm asking about the whole of the government schools in India. Is it happening there? No. We fight with each other in front of the students. We persuade rather than to speak which is not true. मैंने खुद देखा और किया है जी। बेटा एक बोतल सी लिया ना बात करने, जो प्रिंसिपल साहब गेट पर बैठे थे देखा भी भूल गया, फलाने मास्टर जी पीटेंगे, और अड़ूस से हम देखे सीट की बोतल लिए। अभी तो मैंने ये सिखाया था झूठ बोलना पाप है, लालच बुरी बला है। बेटों को सिखाता जी, पापा बोल दो घर पे नहीं है साहब, घर पे नहीं है। घर पे जब हम प्लाट की रजिस्ट्री करके आते हैं तो हम मिठाई देते हैं अपने घर में, 8 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी बचा ली। बच्चा वही सीख रहा है। कोई अध्यापक ये कह रहा था कि जो मैं यहाँ कह रहा हूँ मत सीखना, जो मैं करता हूँ वो सीखना। मैं करता हूँ अगर वो सही है तो उसको सीखना। कहने को तो बहुत सारे प्रीचर्स आएंगे, कह जाएंगे, उपदेशक बहुत है यहाँ पे। मैं करता क्या हूँ? असल में बच्चा जो है आपको पूरा सीखता है। इस पूरे सीखने को समझ लेते हैं जब एक टीचर सुबह प्रार्थना के अंदर आके उसको नैतिकता की बातें बताता है, 5-6 रटी हुई रोज की रोज, उनसे कहलवाता है, पूरे दिन उनको पढ़ाता है, शाम को अपने घर जाता है, शाम को बच्चा घूमने आता है, साइकिल टायर को चला रहा है, और उस टाइम वो मेरे जैसा अध्यापक झूमते हुए आ रहा है, कौन सा है, उसको भी देखता है, तो वो पूरा सीखता है। जब एक अध्यापक दूसरे अध्यापक को स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़ा करके गाली दे गया किसी अध्यापक के खिलाफ, क्लास में ही बैठ के, हम हायर क्लासेस में ऐसा करते हैं कि फलाना है कुछ ना तुम करा करो, चुप रहा करो, वो तो भाई सुधरे, हम कर रहे हैं ये। वो पूरा टोटलिटी के अंदर सीखता है कि सुबह प्रार्थना में हमें ये कहना चाहिए कि लालच बुरी बला है, लेकिन जिंदगी में लालच करना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये पूरी बात। तो फिर हमें एक्सक्लूसिवली कैटेगोरिकली हमें ईमानदारी से इस चीज पे काम करना पड़ेगा अगर हम कोई सोसाइटी अच्छी चाहते हैं तो। इस पे या अन्य चीजों पे पाठ के अंदर और क्या क्या हो सकता है, पाठ का क्या क्या कर सकते हैं, हम अगर ऐसी कोई तालिका तैयार करने पे आए तो हम ये पाएंगे कि हम अब तक पाठ को ठीक से एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहे थे, हम समझ भी नहीं रहे थे कि पाठ ने क्या करना है। इस बीच मिटाते मिटाते बता दूं कि अभी तक हमने नीति की बात की कि नीति संविधान की
जो the values enshrined in the constitution, they give power to the policies. Hope you understand. Where do the policies draw their power? From the values enshrined in the constitution of that particular country. उसके अंदर जो 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 मूल्य है संविधान के अंदर, वहां से एक पॉलिसी अपनी गाइडलाइन लेती है, फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है. अगर वो एजुकेशन की पॉलिसी है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलिसी के बेस पे हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं. फ्रेमवर्क के बेस पे हम करिकुलम बनाते हैं. करिकुलम के बेस पे हम सिलेबस बनाते हैं. सिलेबस के बेस पे हम टेक्स्ट बुक राइटिंग करते हैं. टेक्स्ट बुक के अंदर लेसन्स होते हैं. Therefore, I said in the very beginning that each and every lesson is coming from the and which part of constitution I am talking about repeatedly? The values enshrined in the constitution. जो मूल्य संविधान के अंदर लिखे हैं, जो अपने नागरिकों को उस देश का संविधान देना चाहता है, उन मूल्यों के आधार पर आर्थिक नीति, शिक्षा नीति, ट्रांसपोर्ट नीति, हर तरह की नीति बनती है. कोई भी नीति संविधान से बाहर है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के रिपील करा. ठीक है कि इसका ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको काटो. तो ये जो चीज आपके हाथ में आ रही है, जो पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअल मामला किसका है? वैल्यूज का मामला है. और वो वैल्यूज कहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से. ये असल में किस चीज का मामला है? लिबर्टीज का मामला है. और वो लिबर्टीज कौन दे रहा है? चैप्टर 13 दे रहा है संविधान. वो फंडामेंटल राइट्स का मामला है, वो इकोनॉमिक राइट्स का मामला है, वो प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है. वॉट एवर मैटर इज इट इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, ऑन द बेसिस ऑफ विच we draft the policies, then we prepare the framework. Now what is this? National curriculum framework. The framework of curriculum. And because it is prepared at national level, it is national curriculum framework. It is not curriculum. ये पाठ्यक्रम नहीं है, ये पाठ्यचर्या है. ये ढांचा है पाठ्यक्रम का कि पाठ्यक्रम कैसा होगा. जब हमें ये पता लगता है कि हमारे फ्रेमवर्क में ये कहा गया है, क्योंकि वैल्यू में ये था कि उसके अंदर ये चीजें 5 वैल्यूज आनी चाहिए, लिबर्टीज को मिलनी चाहिए, तो नीतिगत जो डॉक्यूमेंट आया उसमें कहा गया कि भाई इसके लिए, इस भ्रातृभाव के लिए नेशनलिटी होनी चाहिए, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, इसके अंदर एक दूसरे की मदद करना होना चाहिए, इसमें बड़ों को रिस्पेक्ट करना होना चाहिए. उसने कुछ नहीं लिखा किताबों में क्या होना चाहिए. अगर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट 450 पेज का, 650 पेज का बनता है तो वो गलत है. पॉलिसी डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, इंडिकेटिव है कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, शिक्षा की डायरेक्शन में क्या काम करें, उससे आप क्या इंश्योर करना चाहते हैं, इन विच डायरेक्शन यू वांट टू लीड योर नेशन, राइट. दैट विल गिव डायरेक्शन टू द फ्रेमवर्क. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क 2 इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव. आपने एनसीएफ पढ़ा है तो इतना ही तो डॉक्यूमेंट है. उसके अंदर आपने लिखा है कि लैंग्वेज टीचिंग में क्या क्या होता है, आप निष्ठम पढ़ा रहे हैं, वो उसके अंदर है ऑलरेडी. मैथमेटिक्स से क्या सिखाना चाहते हैं, साइंस के अंदर क्या हो कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, कुछ एग्जांपल कुछ बॉक्सेस में डाल के दे रखा है कैसे कैसे ये चीजें हो सकती है. इनक्विजिटिवनेस को सर्व करना है, कैसे कैसे हो सकता है, सिर्फ इतना कहा है. अब जब हम इससे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, एक ही एग्जांपल लेके पेट्रियोटिज्म डालना है मान लीजिए, तो फिर करिकुलम जो बनाने वाले हैं, पाठ्यक्रम जो रचेंगे इसके आधार पे, वो कहेंगे कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंदर कम से कम 2 पाठ किसी नेशनल पैट्रियट्स के होंगे. वो इतना ही कहेंगे, क्योंकि ये मामला जो एजुकेशन का है कंकरेंट लिस्ट का है 1976 से. आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट. Before 1976, that is before the 42nd amendment of the constitution, it was in the state list. There are 3 kind of lists. State list है, concurrent list है और yes, सेंट्रल नहीं कहते हैं उसको, यूनियन लिस्ट बोलते हैं. ये 3 सूचियां हैं, राज्य सूची और पिछली क्या बोले, संघ, तीसरी ये संवर्ती सूची. यानी इसके अंदर लाने का औचित्य क्या था. आपने ध्यान दिया होगा कि 86 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी.
6 साल के अंदर कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रिवाइज होती नहीं देखी होगी, लेकिन वहां हुई थी 1992 के अंदर प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से दोबारा से रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो अब तक चल रही है जब तक नई नीति नहीं आ रही थी। 1992 के अंदर रिवाइज हुई थी। कारण क्या? पहली नीति कब आई? 86 जी थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, 68 पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 के अंदर। 1968 के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो एक आयोग की रिपोर्ट के ऊपर आधारित थी, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी was the then chairman of UGC and under his able guidance this draft was produced before the government. इसकी रिपोर्ट के आधार पर पहली पॉलिसी बनती है। तो वो जो कोठारी कमीशन आयोग था 1964 में गढ़ा गया, 66 में रिपोर्ट आई, इसलिए इसको बोलते हैं कोठारी कमीशन 1964-66। ये जो है 1968 में पहली नीति बनवाता है। जब नीति बनती है तो सरकार थी कांग्रेस की और सरकार को लीड कर रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसमें एक शिफ्ट देखते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि इंदिरा गांधी थी उस टाइम, उससे क्या फर्क पड़ रहा था। और जब इस पॉलिसी को फिर से रिवाइज करते हैं 1986 में जो बहुत एक्सटेंसिव पॉलिसी बनी, इस टाइम पर कौन थे? इनके सुपुत्र राजीव गांधी। क्या फर्क था? इसके अंदर IITs की बात थी, इसके अंदर नहीं थी। इसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की बात थी, इसमें नहीं थी। बिकॉज बेसिकली ही वाज अ टेक्नोक्रेट, वो पढ़ा हुआ था, वहां से वो सूचना तकनीकी विज्ञान के ऊपर चाहता था काम। जब उसने उस ड्राफ्ट को देखा तो उसने बदलवाया। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे फर्क पड़ता है। आज भी जो आप, मैं ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा हूं, जो लोगों को डर है कि सेफ्टनाइजेशन होगा, मुझे नहीं पता कौन किस पार्टी से क्यों कहते हैं ऐसा, लेकिन ये डर है कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि जो पॉलिटी है किसी कंट्री की वो अफेक्ट करती है नेगेटिवली पॉजिटिवली, ये मैं नहीं कह सकता। वो इसको अगर अफेक्ट करती है तो वो इसको अफेक्ट करता है, वो इसको, वो इसको, वो इसको, और यहाँ पे पाठ अलग तरह के आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर पहले राम का पाठ था तो हो सकता है किसी सरकार में रावण का पाठ हो, तो ये हो सकता है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं। जब ये बनी, उसने बहुत सारी अच्छी चीजें कही। इन दोनों के बीच में एक और शिफ्ट आ गया था 1976 के अंदर, इसलिए इसको यहाँ पे करने की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पे ये देखा गया कि हर एक राज्य अपने अपने ढंग से पढ़ा रहा है। अगर हर एक राज्य अपने अपने ढंग से पढ़ाएगा और अपने अपने तरह से स्टेट सर्टिफिकेट देगा, जिसको हम बोर्ड एग्जाम कहते हैं, वो स्टेट सर्टिफिकेट होता है कि इसने मेरे स्टेट से 10वीं पास कर रखी है और मैं इसको देता हूँ। एक ने तो वहां पे रावण पढ़ाया, एक ने राम पढ़ाया, एक ने जो है नाथुराम गोड से पढ़ा दिया, 22 स्टेटा में कुछ कुछ पढ़ा दिया। अगर IAS की परीक्षा होगी तो बच्चे कैसे इवेलुएट किए जाएंगे? अगर वो लिखेंगे सर, अगर वो लिखेंगे कि अपने नेशनल हीरो के बारे में कुछ लिखो, तो एक कहेगा कि हमारा तो राम पढ़ाया था, एक का हमारा रावण पढ़ाया था, एक का हमारा तो नाथुराम गोड से पढ़ाया था। तो इसलिए इसके अंदर एक रूपता लाना जरूरी हो गया कि भाई कम से कम इस लेवल के ऊपर, फ्रेमवर्क के लेवल के ऊपर तो संघ सरकार को ले आओ, क्योंकि अब हम संघ की सरकार है, ये सरकार जो है स्टेट्स की यूनियन है। तो एक ढांचा कम से कम कि भाई ये इतनी चीज होगी, उसके बाद थोड़े थोड़े वेरिएशन, जो स्टेट स्पेसिफिक वेरिएशन है वो उसके अंदर अलाउ किए जाए, वो स्टेट पे छोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो फ्रेमवर्क बना नेशनल लेवल के ऊपर बना, और ये 4 बार बन चुका है, 75 के अंदर, 88 के अंदर, 2000 के अंदर और 2005 के अंदर। 75, 88, 2000, 2005। अब तक जो मोस्ट कंटेस्टेड और मोस्ट टॉक्ड अबाउट और मोस्ट रेड डॉक्यूमेंट है वो NCF 2005 है, जो कि हम मानते हैं कि बाइबल की तरह से है टीचर के लिए और टीचर एजुकेटर्स, ट्रेनर्स के। इससे हमें किसी सब्जेक्ट की आत्मा का पता लगता है। हम ईमानदारी से, कुछ 8-10 लोग बैठे हैं जो हमारी टीम में काम करते हैं साथ में, हम जब भी किसी विषय पे बात करते हैं तो पहले उसको पकड़ के उसके अंदर उस विषय पे क्या कहा है, आपसे डायरेक्शन क्या मिल रही है उससे, और फिर इलेबोरेट करते हुए चलते हैं। तो आपको भी बीइंग अ ट्रेनर आपको इसको समय देना चाहिए, कम से कम अपने वाले पोर्शन को, लैंग्वेजेस की बात जहां है, और जो इंट्रोडक्शन के पहले 12-13 पन्ने होंगे, इतना भर आपको बीइंग ट्रेनर जरूर पढ़ना चाहिए। कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। NCF 2005। अब नई नीति आएगी, इसके आधार पर नया NCF बनेगा, वो कब बनेगा तब उसको देखेंगे। तो इससे करिकुलम और इस तरह से
लेसन बनते हैं। तो अगर ये लेसन इस तरह से बना है तो इस लेसन की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी कि इस लेसन को कहाँ इसके कारण डाला गया है, तो इसके अंदर क्या हम वो चीज जानते हैं, पहली चीज, और जानते हैं तो क्या हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम बच्चों तक वो चीज पहुंचाएं, या हम 2 गुणा 2 4 पढ़ा के खत्म कर दें, या हम एरोप्लेन के बारे में, उस कविता के राइटर के बारे में और उसकी ट्रांसलेशन करा के नीचे दिए गए 3 या 4 जो प्रश्न है वो करा के छोड़ देते हैं। हम इस कार्यशाला में, मैंने सुबह बताया था कि 2 तरह का काम करेंगे। एक तो वो करेंगे जिसकी असल में जरूरत है, यानी एक गोली तो देंगे होम्योपैथी की जो धीरे धीरे पर परमानेंट काम करेगी। एक हमने ईसा भी काम तो है जो कट्टी स्टेरॉइड का सुआ है जो इक्वल आवांगे गरीब बन छोरे के डोले छोले लगड़ाएंगे बोर्ड के। ये दोनों काम हम इसमें ब्लेंड रखेंगे, इसके अंदर ब्लेंड करेंगे। आपको दोनों आने चाहिए और आप दोनों को एंजॉय करेंगे, पक्की बात। तो पहले हम ये कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, असल में सुधार किससे हो। असल में अगर टीचर की ये प्लानिंग हो जाए, असल में टीचर ये समझने लग जाए कि किस तरह से और कैसे पाठ को देखना, समझना और समझाना है, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है इन 3 चीजों पे काम करना। और ये नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं करने। अब हम फटाफट इसके ऊपर काम करते हैं। एक पाठ में दी हुई चीजों का हम क्या क्या कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट कैन वी डू विद द इंफॉर्मेशंस गिवन इन अ लेसन, व्हाट कैन अ चाइल्ड डू विद द इंफॉर्मेशंस गिवन इन अ लेसन। एक बच्चा पाठ के अंदर जो कंटेंट है, वेरियस कंटेंट हैं, उनका क्या क्या कर सकता है। मैं कुछ रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, आप उससे शुरू हो जाएंगे। उनको स्मरण कर सकता है, पाठ के अंदर कोई कंटेंट, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको याद कर सकता है बच्चा। इसके अलावा क्या कर सकता है? क्या उसको समझ सकता है? जीवन में उतार सकता है, अपनी आदत में शुमार कर सकता है। क्या उसको जीवन में प्रयोग कर सकता है? क्या उसका विश्लेषण कर सकता है? क्या उसकी व्याख्या कर सकता है? क्या उसके आधार पर कुछ रच सकता है, रचना कर सकता है? पोएट्री पढ़ी, कपलेट की फॉर्म में थी, कपलेट बनाना सीख गया, वो कपलेट भूल गया कि नहीं, उसका राइटर याद रहा नहीं, कपलेट लिखने आ गए, दोहा पढ़ा, दोहा लिखना आ गया। इसको हम क्या कहेंगे? क्रिएट करना या रचना करना, सृजन करना। बिल्कुल सही है। हम इतने भर में काम चलाते हैं कि एक पाठ के अंदर कोई सूचनाएं दे रखी हैं, उसका एक बालक क्या क्या कर सकता है, लेकिन इतनी सारी चीजें कर तो सकता है, क्या करता भी है, या टीचर सच में कॉन्शियस है इनके बारे में कि बच्चा ये कर सकता है। थोड़ा सा ईमानदार रहेंगे। मुझे, जब मैंने जितने थोड़े से दिन स्कूलों में पढ़ा है, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या क्या कर सकता है। मुझे एक चीज का पता और इसी को मैं ये कहता था। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। खड़ा हो सुना। फिर समझ में आने का मतलब है आपके ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड हो गया क्या? हैव यू लर्न्ड मीन्स नॉट हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू मेमोराइज्ड इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। That was the only purpose when I used to take classes. I don't know about you. I consider all of you as good teachers, quote unquote. But I'm pretty sure that many of the teachers, crores and crores of the teachers across this globe, they don't know what to do with the whole content of the chapter. What else a student, a learner can do with the knowledge given in this particular lesson? Understand करना है। छोटी सी बात है
किसी को खड़ा करके पूछ लो, पता लग गया ना मेमोराइज अंडरस्टैंड, हाँ एक बार बता क्यों अंडरस्टैंड का मतलब, गारंटी लेता हूं अंडरस्टैंड की व्याख्या कोई नहीं लेता। फिर मैं तीसरा शब्द ले आऊंगा कि अच्छा चलो मेमोराइज अलग चीज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, लर्न करना क्यों है। हम आजकल जो हमारी अंग्रेजी मैम होती, दीदियां होती है ना प्राइवेट स्कूलों में, आज ये लर्न करके लाना है, आपका बेटा लर्न करके नहीं लाना। कोई जाके पूछे दीदी लर्न करना क्या होता है, आप ना ऐसे नहीं बात कर सकते, प्रिंसिपल से बात। आप जाके देख लीजिए प्राइवेट स्कूल में, अब पूछिए when will you say that the child knows it, when will you claim that he has learned it, when will you say that he has understood it, when will you say that he has memorized it, because I can do चिंग चिंग पिंग पिंग, आप मेरे को कल पूछ लेना, परसों पूछ लेना, 10 साल बाद पूछ लेना, उड़े के शब्द बोला था चिंग चिंग पिंग पिंग, समझ में तो कुछ नहीं आया। बिना समझे मेमोराइज करना संभव है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो घर में पालतू तोता रखते हैं, आप उसको कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग 3 बार बोलेगा, क्या वो समझता है गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग सुबह होती है। उसको तोते को बहुत पुराने समय से कहते हैं तोता राम राम रटता है। जब हम राम बोलते हैं हे राम, और जब तोता 2 बार राम राम बोलता है, आपको कभी लगा है तोता श्रद्धा से भर गया होगा या घृणा से ही भर जाए? रावण का फॉलोअर हो सकता है, घृणा से भर जाए। क्या तोता श्रद्धा से झुक जाता होगा राम, और राम कहते हैं उसको भी याद आता होगा यार मैं फेमिनिस्ट हूं, सीता के साथ बहुत बुरा किया था, नो मैं इसके अगेंस्ट। क्या कंसेप्ट लेवल के ऊपर तोता कुछ समझ पाता है क्या? लेकिन वो उसको मेमोराइज किए हुए है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ इंडिकेशन मिलेगा तो क्या बोलना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको इंडिकेशन मिलेगा तो क्या बोलना है, अटरेंस कैसी है, एग्जैक्टली अटर भी कर रहा है, इसका मतलब मेमोराइज तो है, अटर भी कर रहा है, रिप्रोड्यूस और रिगर्गिटेट भी कर रहा है, लेकिन क्या अंडरस्टैंड करता है? Does that तोता know saying Ram Ram means what? And a Muslim won't say it. Why? Does he know? Knowing is totally different thing. नॉलेज पे नहीं जाएंगे, नॉलेज पे इट विल टेक अनदर 3 hours, लेकिन नो करना, अंडरस्टैंड करना, लर्न करना, ये सब चीजें अलग हैं। इनको आप अपने खाली समय में गूगल करें और देख लेंगे, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो मेरे पास है। अगर हम इस माइक्रो लेवल पे नहीं समझते हैं तो फिर हमें दिक्कत होने वाली है जब बच्चे के साथ काम करेंगे कि बच्चे ने जान लिया, बच्चे ने समझ लिया, बच्चे ने सीख लिया या बच्चे ने याद कर लिया, इसमें फर्क करना नहीं आएगा। क्या हम इन तक तो चलो फिर भी छोड़ देते हैं, क्या हम वास्तव में यहाँ पे काम करते हैं कि द नॉलेज विच वी हैव इम्पार्टेड थ्रू टीचिंग दैट पर्टिकुलर लेसन और पीस ऑफ टेक्स्ट, will he or she be able to use it in his life after leaving the school? Because when we start reading the National Curriculum Framework, you will find on page 13, I think, guiding principles of the curriculum framework. उस पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत पढ़ेंगे। 5 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है विद्यालय के अंदर अर्जित किए हुए ज्ञान का जीवन के साथ जुड़ाव या जीवन में उपयोग। अगर कुछ ऐसा सिखा रहे हैं क्लास के अंदर जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं होना, then it is of no use. We should talk about it, we should write about it, we should raise our voice and we should get it wiped from the textbooks. If it is of no use in the real life, because what we are doing through imparting education is we are preparing the future citizens for the future life so that they can contribute to the well-being of the human being, society and the country itself. This is the ultimate goal of educating a student. अगर हम इस पे अटक गए हैं कि fetching good marks is the aim of education, then I'm sorry, we cannot do much in this time. We have to understand, being teacher and especially when you are a trainer, then you have to understand what does education mean and what it demands from the teacher. If we are not preparing that particular, IAS बन के आदमी सुसाइड कर रहा है,
टीचर ने गलती की थी, स्ट्रेस झेलना लाइफ स्किल जो है वो नहीं सिखाया। स्ट्रेस झेलना, अवसादग्रस्त होने के बाद जिंदगी को जीना, ये समझना कि जिंदगी में अप्स डाउन आएंगे ही आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आदमी को आज नौकरी से निकाला, घर में जाके आत्महत्या कर ली। एक बच्चा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, घर में जाके आत्महत्या कर ली। समथिंग इज लैकिंग इन स्कूलिंग इटसेल्फ। लाइफ स्किल्स पे काम नहीं हुआ है डेफिनेटली। और मैं तो ये मानता हूं साथियों, लाइवलीहुड स्किल से बेटर अगर इस पे काम कर लें, अनपढ़ आदमी भी जी सकता है भाई, बहुत बढ़िया से जी सकता है। थोड़ा पढ़ा लिखा, जो ब्यूरोक्रेट नहीं बनता, जो टेक्नोक्रेट नहीं बनता, जो ऑटोक्रेट नहीं बनता, जो कोई क्रेट नहीं बनता, जो सिर्फ क्रेट ढोता है, वो भी एक खुश जिंदगी जी सकता है, प्रोवाइडेड ही इज इक्विप्ड विद द लाइफ स्किल्स। कि जब आपको कोई ठगेगा तो आप महसूस तो कैसा करेंगे, लेकिन ये जीवन है, इसमें कैसे आपको उस टाइम पे क्या करना है, ये जीवन का कौशल है। जब आप बहुत टूटे हुए होंगे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा होगा, जिनके लिए अच्छा किया वो सब खिलाफ हो जाएंगे, यहां तक कि आपके माँ बाप आपके साइड में दूर खड़े होकर कहेंगे कि इसको मारो, ये गलत है। उस वक्त भी जिंदा रह पाएंगे क्या? ये लाइफ स्किल है। जब सब कुछ खो देंगे तब जिंदा रह पाएंगे क्या? हम बात से जिंदगी को खोने की बात कर रहे हैं और हमारे बच्चे मर रहे हैं। मैं कल एक स्टडी पढ़ रहा था, मुझे लगा कि मैं इसके साथ बातचीत शुरू करूंगा कि अंग्रेजी के अध्यापकों से कभी मैं ये प्रश्न उठाऊं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अंग्रेजी के कारण विश्व भर में हर रोज कितने व्यक्ति आत्महत्या करते हैं? And I bet none of you might have never heard and thought about it. केवल अंग्रेजी के कारण विश्व भर में कितने हजार लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं और करते हैं। ये बात अंग्रेजी की नहीं है, तो किसी कोई भी मैं तो अंग्रेजी की बात कर, फिलहाल अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी की वजह से सर इसलिए कर रहा हूँ, बहुत आराम से सुन लीजिए। अपने देश के अंदर अपने नागरिकों के लिए, खासकर नॉर्थ इंडिया में जहाँ हम रहते हैं, अंग्रेजी हमेशा एक चैलेंज रहा है। ईमानदारी से अपने को टटोलिए, हम कितने फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हैं, कितने अंग्रेजी जानते हैं। और आपको छोड़ देंगे तो बाकी मारे कैसे साइंस वाले और जो मैथ वाले हैं उनका तो हाल आप समझ सको, हम अंग्रेजी कितनी जानते हैं। अंग्रेजी की वजह से मरना, इसको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली समझ लीजिए। एक बच्चा जो कोटा में भेजा जाता है, वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो जाट स्कूल से पढ़ा हुआ है। उसको मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन मिली थी साहब हिंदी मीडियम में, लेकिन नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स नहीं कर पाया क्योंकि अंग्रेजी में था। हिंदी में होता तो आई वुड हैव डन बेटर। सर इस चीज को मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं जो अच्छे होते हैं ना, वो अंग्रेजी में कोई इतना लैंग्वेज वाली बात नहीं आती। चलिए मैं आपकी ही मान लेता हूँ, वो लैंग्वेज वाली मेरे लिए, मैं आपके लिए वो सच मान लेता हूँ, मेरे लिए सच है क्योंकि मैंने खुद इस दंश को झेला है। मुझे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली थी और मैं कुछ नहीं कर पाया, मास्टर बन गया। अब आप ये तो कह सकते हैं कि जी मास्टर कुछ क्यों नहीं करते। सच्ची बात यह है कि जब न्यूज़ सोचा हाँ मास्टर बना तो फिर कुछ नहीं। क्यों? अभी तक भी हमें वो दर्जा जो किताबों में लिखा है राष्ट्र निर्माता को मिला हुआ नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज में मिला हुआ है, कहीं लाइन लगी है, कुछ भी लगा है, आपने अपना आई कार्ड दिखा दिया, टीचर है तो काई ही पाट जाएगी एकदम तय। उसके लिए सब कुछ, सारी फैसिलिटी, सारे जो लाभ है वो सब टीचर को मिलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहे। यहाँ हम इसको अनफॉर्चुनेटली बीइंग टीचर कहते हैं। खैर ये विषय अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सच्चाई है। एक आर्टिकल ग्रुप में शेयर करूंगा, मैं फोन जब ऑन करूंगा आपके पास, उसको पढ़िएगा कि अमेरिका के अंदर जब ये रिसर्च स्टडी हुई लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके अंदर पाया गया कि आउट ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर स्टडी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 55% मौत 9 से 14 साल के बच्चों की अंग्रेजी ना जानने की। रिसर्च स्टडी है, मैंने यहाँ नहीं है। ऐसे देश में है जहाँ अंग्रेजी पानी की तरह बहाई जाती है, खर्ची जाती है, जहाँ पे अगर आप भिखारी को देखेंगे तो भिखारी अंग्रेजी में मांगता है। वहां हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? और मैंने जो एग्जाम्पल लिया कि साइंसेज हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी अंग्रेजी वीक होने की वजह से। साइंस में कोई, खैर इस चीज को छोड़ देते हैं। मैं ये इंगित करना चाहता था कि इसमें कुछ गड़बड़ तो है, इसके पढ़ाने में कुछ गड़बड़ है, और जिसको मैं घोस्ट ऑफ इंग्लिश कहता हूँ, अंग्रेजी का भूत ना हमारा निकला, ना हमारे टीचर्स का कभी निकला था, और अगर हम दोनों का नहीं निकला तो हमारे स्टूडेंट्स का कभी नहीं निकला। तो इस पे एक और बात,
ये उन्हीं बच्चों के अंदर होता है भूत, जिसके टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो बच्चों को नहीं देखते। English teachers even don't talk for अगर बच्चा 2 जो है minutes in the class. एक अच्छे Simply teacher हिंदी में पढ़ा हुआ वो है उसकी ना, ग्रामर करके उसकी हिंदी करके चले जाते हैं. तो अगर माहौल दिया तो वो सुनेगा सर, सुनेगा तो बोलेगा. मेरा राइटिंग किसकी वजह है? आपको बुलाया। ये कॉलम यहाँ बनाओ। तब तक हम बात करें। चलिए, ये डिबेटेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने जो मेरा अपना अनुभव मैं केवल वो शेयर कर रहा हूँ कि अंग्रेजी से हमें अभी डर लगता है। हमें मतलब ऐसे लोग जो शुरू से जिनके घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती उनको तो लगता है, जो देसी गति सर, जिसका एनवायरनमेंट नहीं सुना है वो बच्चा डरता है। मैं बोलने की बात कर रहा हूँ। बोलना बड़ा मुश्किल है। हम सब लिखने में बहुत बड़े आर्टिकल लिख सकते हैं, हमारी बोलने की इच्छा खत्म नहीं होती। बोलने का भी एनवायरनमेंट से है सर, एनवायरनमेंट में क्या है आप बोलो। आज की जो 12वीं पास बच्चे बाहर कनाडा चले गए, गॉट द एनवायरनमेंट, स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, उन्हें ग्रामर का कुछ नहीं है। हमारे पास एनवायरनमेंट आपने सर वो कल हम एक लड़की से मिलाएंगे जो केवल 13 साल की है और वो सारे विश्व के सारे एक्सेंट फराटे से बोलती है। नाम बताएंगे? जानवी इज कमिंग, मैंने इसीलिए उसको बोला। वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रखा है सर, एक वो पुश करके भेज रखी है। उसको स्पेशली इसलिए बुलाया है कि वो बच्ची कैसे कर गई, उससे उसके एक्सपीरियंस सुने, क्योंकि बहुत गरीब सर मास्टर की बात चोरी है, अपने डिपार्टमेंट मास्टर है, जेबीटी मास्टर, उसकी चोरी नहीं सर। आप साइकोलॉजी को पढ़िए, बायोलॉजी को पढ़िए, इनबिल्ट ऐसा कुछ नहीं है, इनबिल्ट कुछ नहीं है। एलआईडी के सिवाय वो भी चॉम्स्की ने 5 से ही डाइल्यूट कर दिया था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पर जो दावा पहला करा था वो 20-25 साल पहले खुद चॉम्स्की ने डाइल्यूट कर दिया था, तो मैं इतनी पक्की नहीं हूँ। सर सारी चीजें नहीं कह सकते हम, कुछ तो इनहेरेंट क्वालिटीज होती है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट हो जाता है, कुछ एनवायरनमेंट हो जाता है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। मैं सर एक चीज आपसे अब आपको जवाब देना पड़ेगा स्पेसिफिक। जो कुछ इनहेरेंट क्वालिटी हैं मैं उनको लिखूंगा, आप मुझे लिखाएं पॉइंट वाइज, उनमें से 2-3 लिखवाएं। 1 point from my सर भाई प्रोग्राम मेरी चाबी है क्या हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आपका नाम सर? संजय कुमार। संजय जी बता रहे हैं, एक बार सभी ध्यान देंगे। संजय जी विल टेल मी अ फ्यू इनहेरेंट क्वालिटीज जिसके कारण बच्चा अपने आप ही प्रोडिजी की कैटेगरी में आ जाता है। प्रोडिजी भी छोड़ देते हैं, इंग्लिश की बात कर रहे थे, अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलने लगता है, एनवायरनमेंट नहीं था जैसा हमारे पास नहीं था, फिर भी फर्राटेदार बोलता है। वो कुछ इनहेरेंट क्वालिटी अभी संजय जी करते हैं, आप अपना लिख लीजिए। जी सर बताएं। कुछ बच्चे जो है जैसे पेरेंट्स इनके ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बिना एनवायरनमेंट के भी बच्चे एक सेकेंड सर, मैं यहाँ एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ, उसको पढ़ें और फिर जवाब दें। I think you are aware of this term. What does it mean when we say inherent, innate, inborn, by birth, without any exposure to any elderly people? What are those qualities? उसी टर्म में ये इनहेरेंट का मतलब उसी से है, या तो आपको बायोलॉजिकली मिली हो। वो बायोलॉजिकली बताएं सर। अंग्रेजी सीखने के लिए so far I have never seen any study which supports that biologically कुछ अंदर जीन था, एक इंग्लिश सीखने वाला जीन, ऐसा। मैं बायोलॉजिस्ट हूँ। कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, वो ग्रेस्पिंग होती है। एक बात और लिख देता हूँ, अच्छी लगेगी आपको। Your तीर भी लगी। Please do not love your statement. If you want to take a step back, honestly accept it that I was not saying it. I might have uttered this word. I was not saying it. Just hold on. Now your talk time is over, क्योंकि मुझे अभी कान में किसी ने कहा है कि इसको जल्दी खत्म करना, आज लोग थके हुए। तो आप चाहते हो जल्दी खत्म कर दें तो हम फिर जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन अभी आपको रुकना पड़ेगा। हम इस पर बात करेंगे, शाम को यूथ हॉस्टल के अंदर आएंगे, 5-4 रागनी सुनाऊंगा और फिर बात भी करांगे। खर्चा तारा है। हम साल
सालों से हमारा खर्चा मांग रहे हो भाई। हम जल्दी से हो गया क्या सर इसको 1-2 मिनट के लिए मैं बता दूं मुझे मैं पॉइंट आप बताइए सर वी टॉक अबाउट ग्रामर रूल्स जी सर। एक साल का बच्चा इनहेरेंट वाली 1 साल का बच्चा अपने माहौल को देख के ये कह देता है कि मम्मी आ रही है और पापा जा रहे हैं। उसको किसने ग्रामर सिखा दी? ही कैन क्रैक ग्रामर रूल्स ड्यू टू एनवायरनमेंट एंड इनहेरेंसी। एक बिल्ली का बच्चा या एक शेर का बच्चा इनहेरेंट उसको एक क्वालिटी मिली है, तो उसी तरीके की क्वालिटी इंसानों को भी मिली है। लेकिन सर आपका नाम क्या है? राजेश हुड्डा जी और बाकी सभी साथी। मेरे थोड़ा आदमी ऐसा हूँ कि मेरी लहजा थोड़ा ख़राब है, लेकिन बुरा मत मानिएगा। जब हम बात करते हैं तो सुबह किसी ने कहा था कि विचार की लड़ाई तो खूब लड़ांगे। एज ए इंसान मैं सबको प्यार करता हूँ, सबसे स्नेह करता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब विचार ही सा आवाज़ पर लड़ना जी करेगा तो उस पर लड़ाएंगे ताकि वो क्लियर हो जाए। एक बच्चा जब ये कहता है कि मम्मी जाएगी और पापा आएगा, आप में से ही कोई जवाब दे कि ये इनहेरेंट है या एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड है। अब इस पे और नहीं बोलूंगा मैं। इनहेरेंट का मतलब ये, चलो ये कह रहे हैं जैसे बिल्ली का बच्चा है, जैसे वो जब बॉर्न होता है उसको सिखाया नहीं जाता म्याऊं कहना है क्या कहना है, वो इनहेरेंट चीजें हैं वो। आप प्लीज क्रॉस नहीं करें, सर ने जो कहा है उसका आप बोलते रहे। इससे बिना सिखाए जो आती है सर, या कुछ जो ब्रेन में जो है अगर आप चाहते हैं सर कि मैं इस सेशन को एक अलग मोड़ दूं तो इस पर बहुत क्लैरिटी कर सकता हूं जो मैंने सीखा। इन 3 टर्म्स को देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये सवाल मेरे देखिए साहब 3000 से ऊपर वर्कशॉप हो गए, सवाल रोज आते हैं, इसलिए फटाक से जवाब भी निकला। आप जो पूछेंगे उसका सटीक जवाब दूंगा, किताब में जाके आप देख लीजिए। मैंने 3 चीजें लिखी हैं। इंट्यूटिव, स्पेलिंग गलत हो सकती है, इंट्यूशन से इंट्यूटिव लिखा है मैंने। इंट्यूटिव नॉलेज की बात कर रहा हूं, जबकि अब तक भारतीय क्लासिकल ज्ञान मीमांसा के अंदर इंट्यूशन को कोई नॉलेज नहीं माना जाता है। इंस्टिंक्ट, सहजवर्ती को नॉलेज नहीं माना जाता है, और रिफ्लेक्स तो नॉलेज है ही नहीं, बॉडी का फिजिकल रिस्पॉन्स है। फिर भी हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम ऐसे उदाहरण देना शुरू करें कि एक पक्षी, आपने तो छोटा दिया कि बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहा है, पूछ ठाक क्यों चल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं जब जो एक पक्षी 7 समंदर पार से पैदा होने से पहले किसी के पास नहीं आता, पैदा होने के बाद अकेला एक जगह आके उसी झील में बैठता है, तो ये चीजें इनहेरेंट नहीं है, ये इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव है और इंस्टिंक्चुअल है। इंस्टिंक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें बाहर से होती है, इंट्यूटिव प्योरली गट फीलिंग की तरह होता है। मन तीसरा लागे मैंने चालू, ये आपने महसूस किया होगा, मैंने खास महसूस किया था कब 10-1 साल पहले मैं लेक ऑफ कश्मीर जो डल लेक है उसके पिछवाड़े चला गया गाड़ी में, मुझे नहीं पता लगा कि वो कहाँ है, और नेविगेटर ने गलत कर दिया। वाइफ साथ में बैठी थी, मैं आगे चालू नहीं सा लगा, गलत जान लग रहे, बोले नेविगेटर बताने लगा, मन लागे है, तो हम असल में गलत चले गए और हम ऐसी जगह चले गए जहां से निकलना, जिंदा निकलना ही मुश्किल था। आप कभी जाए तो उस जगह जाके देखें, उसके बीच में कुछ खूंखार ट्राइबल टाइप लोग हैं, डल लेक के बीच में, पीछे से जाके उसके अंदर घुस जाए, धीरे धीरे जाते जाते वो इतनी भीड़ी पगडंडी हो जाएगी, दोनों तरफ पानी, पानी के ऊपर झुपड़ी, झुपड़ियां में रहते लोग, भूखे लोग, मारने चपटने तैयार लोग। वो गाड़ी फंस गई थी, गाड़ी छोड़कर रात में पाए उठने लगे। इंट्यूशन ये कह रही थी कि गड़बड़ है कुछ, और आप सबके साथ होता है, नेविगेटर चल रहा है और आप कहते हैं हाँ मन तो ऐसा लगे गलत, फिर भी हम पूछ लेते हैं किसी से, ये इंट्यूशन है। इंस्टिंक्ट क्या है? इंस्टिंक्ट ये है कि कोई डायरेक्शन, कोई एक चीज बाहर से मिल रही है, उससे टकरा के हमारे सोच की एक दिशा, एक खास दिशा में जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। जैसे अगर भैंस को छोड़ दोगे, इस तरफ हरे घास के मैदान है, इस तरफ पक्की सड़क है, अगर भैंस भूखी है तो इस तरफ जाएगी, लेकिन आप छोड़ दो फिर नहीं जाएगी। उसको एक रंग जो है वो एक डायरेक्शन दे रहा दिमाग में कि वो अगर भूखी है तो इसके अलावा कहीं नहीं जा सकती है, वो उधर टहलने नहीं जाएगी। आदमी जा सके है, आदमी तो 10 का नोट खाना तो 3 चक्कर नहीं उनका काटा होगा, अकेले लकड़ी से खाऊंगा, ध्यान तो उड़े रहेगा, पर फिर कोई ना देखता हो खा लेगा। भैंस नहीं कौन नहीं करे, भैंस ने जो दिख गया उसके पेट में जाने की चीज है, सीधी जाएगी, उड़े जाएगी, चाहे कोई कमी। लेकिन उसके ऊपर एक चौथी चीज आती है,
ये जो आपका इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है इसको चेंज किया जा सकता है साहब कंडीशनिंग से। बहुत लंबे समय तक अलग तरह के स्टिमुलाई देकर और आपके रिस्पॉन्स को चेंज किया जा सकता है। ये कंडीशनिंग कहलाती है, ये लर्निंग नहीं है। ये इसलिए पहले ही कह दिया, कुछ लोग कहेंगे जो कुत्ता जो है बॉल लेना सीख जाए, फलाना चीज फलाना लेना सीख जाए। हम कुछ ऐसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई देना शुरू करते हैं कि घोड़े जो है वो फौज के घोड़े ठिकाने जाने लग जाए, कुत्ते वेदे के जाने लग जाए। ये कंडीशनिंग है। लगातार शेर को नचा रहे हैं, कंडीशनिंग है। शेर लर्न नहीं कर रहा कुछ भी, एडुकेटेड नहीं है शेर। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंसानों को हम केवल ट्रेन नहीं कर सकते, प्रशिक्षित नहीं करते, शिक्षित करते हैं इंसान। लेकिन जो जानवर हैं उनको हम प्रशिक्षित ही करते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते, शिक्षित नहीं कर सकते। क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण में एक फर्क है कि ट्रेन करना, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर करना है, रिस्पॉन्ड करना है एक तरह से, इसको ट्रेंड एनिमल या ट्रेंड कुछ भी चीज जो भी चीज आपके पास वो कह सकते हैं, लेकिन एडुकेटेड नहीं कह सकते। तो ये बड़ा फर्क है। इसलिए आजकल ट्रेनिंग वर्ड को हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं। हम कार्यशाला और इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग और इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ट्रेनिंग प्योरली एनिमल्स के लिए होता है, हालांकि इंसान के दोनों होते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए, कहीं कोई और कुछ गलत बता दे। इंसान को प्रशिक्षित और शिक्षित दोनों किया जा सकता है, लेकिन जानवर में और इंसान में फर्क है कि अगर वो रैशनल बीइंग नहीं है, अगर वो आत्मचेता जीव नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस जीव नहीं है, तो उसको शिक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल इंसानों को ही शिक्षित किया जा सकता है। वापस लौटते हैं तो ये जो आपने रिफ्लेक्स एक्शन है, आप जाते हैं, बड़ा आसान सा है जी, मेरा 5 सुनो है, रबड़ का हाड़ा मारेगा, आपका पापट पट कूदेगा, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आप सो रहे हैं, आपके नाक में धागा डालूंगा, आप छींक मारेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन है। बायोलॉजी वाले जानते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्स है, ये एकदम फिक्स रिस्पॉन्स है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व भी नहीं है। आपको बायोलॉजी के नहीं है, साइंस के नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि ब्रेन से तो हमें कुछ लेना ही नहीं है। आपकी जो नोटोकॉर्ड है ये पीछे बैकबोन के बीच में, यही कर देती है, इतना काम तो मैं कर दूंगी। उसने पक्का लिख रखा अपनी डायरी में, नाक में ताका वो फुटबॉल है जो आप एक आओ, सारे बाल बोलेंगे एक आ, तो उसने लिख रखा नाक में ताका छींक जी, आंख के न्यांगली, आंख मिचके जी। ये फिक्स है, इनको रिफ्लेक्स कहते हैं बायोलॉजिकली। ये इनवॉलंटरी मसल्स करती हैं, जिन मसल्स के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो जब चलेंगी चलेंगी, आंख का नहीं घुसा होगा तो आंख बंद हुए हो। वापस लौट रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब है बहुत शॉर्ट में, सस्ते में दे रहा हूं, क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले। हम काम की चीज पे लौट रहे हैं। मुझे एक बार समय याद दिला दीजिए, बस इसको बहुत समय नहीं लगाएंगे। अगर इसको शुरू करने के बाद आपको लगे कि काम की चीज है जी, 5 मिनट हम देखो हाँ डाल कई कहते हो जी 5 मिनट आने दो, हम अपना आधा पौना घंटा देंगे ये चीज समझो, तो मैं देश को आप खा लो कितने आदमी ना कत्ती टाल कर देंगे। जो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। हमें अचानक मुझे मेरे ग्रुप ने कहा सर ये जरूर कराते हो, क्यों कराने है, तो हमें लगा कि 3-4 आदमी को लग रहा है नहीं, मैं कराने की तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहेंगे 5 मिनट, इसमें पौना घंटा लग जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर ये कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हाँ मैं आप खुआऊंगा, ज्यादातर चाहोगे तो दे देंगे, ना तो आप जाए। कितने आदमी चाहते हैं 5 मिनट का ब्रेक? एक एक्टिविटी है, ग्रुप वर्क भी करना है, समय लगना है आपका। या फिर यो देगा आपने ब्रेक के दे दिया, बाहर खड़े होकर आसी गुंडिया वाले त्याड़ी काम भी कर लिया, ठीक है। जो काम दे दिया 2 मिनट में, आपा ने क्या करना है, ये कुछ ये आपको कुछ वो देंगे जो आपने पढ़ा रखा है 10वीं के पाठ में, 10वीं के वो पाठ जो आपने सारी जिंदगी पढ़ाए, वह पाठ देकर या टेबल बनने का, उस पाठ में तो ये चीज काटनी है, ये कित है, ये है हर पाठ के अंदर, ये आपको निकालनी है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है,
छोटे छोटे इसमें भरने हैं। अगर जी इसका एक स्टेप 2 एग्जांपल लिख दीजिए। मान लीजिए कि पारिभाषिक शब्दावली मैंने कहूँ जी XYZ है यो है, तो यहाँ XYZ लिख दीजिए एक एग्जांपल, बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा एलिब्रेशन नहीं करना। फिर आप बता सकते हैं खड़े होकर कि जी यो कहा था। इतना काम करेंगे, 5 आदमी एक साथ करेंगे, 35 के आसपास आदमी है, 7 ग्रुप हैं, 7 बांट दीजिए, बस सीधे 7 कर दीजिए। सर इसको इंग्लिश में ग्रुपिंग है कुछ? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी क्या में लिख दियो, आपने पढ़ के बताना। मोबाइल पे देखिए ना सारी चीज में क्यों हाँ? 5-5 के एपिस्टेमोलॉजी ये 15 मिनट आपको दे रहे हैं। 15 मिनट ईमानदारी से सबने चिंतन करना है, क्योंकि आप इस एक्टिविटी को जाके कराएंगे तो समझना जरूरी है। मैं इसको दूसरी तरह कर रहा हूँ, पहले अलग तरीके से था, आप इन्होंने कहा कि शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में कर। इसके साथ आपको एक टेबल प्रिंटेड साथ में मिलेगी जिसमें भरना है। ये सर टेबल ही दे रहे हैं, इसका फोटो भी जरूरत नहीं है, प्रिंटेड टेबल दे रहे हैं और इसकी PDF भी डाल देंगे ग्रुप में। नहीं अभी है आज का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। कुछ उसमें ऐड नहीं हुए, अभी कर देंगे। जो ग्रुप में ऐड होंगे वो अपने साथ वालों को नंबर पूछ के ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है इन्होंने, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। फिर से एक बार प्लीज, हमें क्या करना है, इस